बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। इससे पहले आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पढ़ा और आपको याद होगा वहाँ पर हमने कहा था द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास थ्रू 1 केल्विन। जब वहाँ पर मास फिक्स था और कितना हमने लिया था, 1 kg मास हमने लिया था। 1 kg मास का टेम्परेचर 1 केल्विन रेज करने के लिए जितनी भी हीट चाहिए होती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। देखें स्पेसिफिक क्या हो गया, फिक्स हो गया कि हमने 1 kg मास का टेम्परेचर 1 केल्विन ही इंक्रीज़ करना है, तो ये फिक्स हो गया। लेकिन हीट कैपेसिटी में मास फिक्स नहीं है, यानी बॉडी का मास 1 kg, 2 kg, 5 kg, 100 kg, कुछ भी मास हो सकता है। तो आप खुद भी फिर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हमें इतना पता है कि वाटर 1 kg है, उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए हमें 4200 जूल एनर्जी देनी पड़ रही है, तो फिर 2 kg वाटर के लिए जितनी हीट होगी उससे डबल हो जाएगी, 3 kg के लिए उससे 3 गुना हो जाएगी, 5 kg के लिए 5 गुना हो जाएगी। लेकिन जितना मास बढ़ता जाएगा अमाउंट ऑफ हीट भी तो उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो यही हम आज के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन देखिएगा स्टूडेंट्स, द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी अब्जॉर्ब बाय इट। कि किसी भी बॉडी की हीट क्वांटिटी का मतलब है कि जो हम उसको हीट दे रहे हैं जो उसमें अब्जॉर्व हो रही है, किस काम के लिए, फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, जिसकी वजह से उसका कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। आप डेफिनेशन में क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे मैथ्स की कंडीशन नहीं लगाई कि मास कितना होगा। तो यानी कुछ भी मास है उसका टेम्परेचर हमने 1 केल्विन रेज करना है, तो 1 केल्विन टेम्परेचर को रेज करने के लिए हमें जितनी भी उसको हीट देनी पड़ रही है, और दैट इज़ कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मटीरियल। इसका फार्मूला हमारे पास कैसे बनेगा, जैसे आपने हीट कैपेसिटी का फार्मूला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। तो हम इसको डेल्टा टी पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हीट और टेम्परेचर में रिलेशन है, मास तो इसमें नहीं आ रहा था ना। तो देन डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, यानी कितनी हीट देने से कितना टेम्परेचर हम रेज कर रहे हैं। तो डेल्टा टी पे दोनों साइड पे जब डिवाइड करेंगे तो देखें डेल्टा टी और डेल्टा टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा MC। तो देन हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास बना स्टूडेंट्स, एम क्या है, मास ऑफ अ बॉडी, C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। मिसाल के तौर पर वाटर ही ले लेना, हमने पढ़ा वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 4200। और सपोज कि हमारे पास में जो वाटर है वो 5 kg है, जैसे आगे बुक में एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हीट कैपेसिटी ऑफ 5 kg ऑफ वाटर इज, देखिए मास की जगह पर आ गया 5 kg, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 4200। जब 4200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 21,000। यानी 5 किलो वाटर के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 21,000 जॉल्स ऑफ हीट 1 केल्विन टेम्परेचर को रेज करने के लिए चाहिए। तो ये 5 के लिए हीट कैपेसिटी होगी। जिसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स चेंज ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट का चेंज होना, तो ये आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आप लाइफ में अक्सर देखा इस चीज़ को, गर्मियों के मौसम में भी आपने नोट किया, सर्दियों के मौसम में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। लेट्स सपोज जिस स्टेट का चेंज होना, 3 स्टेट्स हैं हमारे पास में, सॉलिड हैं, लिक्विड हैं और गैसेस हैं। तो उसी लिहाज से स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं। देखिए हमारे पास में एक आइस क्यूब है, इस आइस क्यूब का हमने टेम्परेचर रेज करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा, पानी बन जाएगा। आइस है, बर्फ़ है हमारे पास में, जब बर्फ़ का टेम्परेचर रेज करेंगे वो गर्म होगा तो वो पानी बन जाएगा, जब पानी को गर्म करेंगे तो एवेपोरेशन होगी, वो बखारात में तब्दील हो जाएगा, एवेपोरेशन बन जाएगी, गैस की स्टेट में आ जाएगा। इसी तरह से जब हम इसकी रिवर्स करेंगे, यानी जब हम गैस का टेम्परेचर लो करेंगे वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को यानी पानी बन जाएगा, जब पानी का टेम्परेचर लो करेंगे इसको ठंडा करेंगे तो वो बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। यानी सॉलिड का टेम्परेचर रेज हुआ लिक्विड बन गया, लिक्विड का टेम्परेचर रेज हुआ वो गैस बन गया, गैस का टेम्परेचर लो होगा तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड का टेम्परेचर लो होगा तो वो दोबारा से सॉलिड बन जाएगा। प्रैक्टिकल हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, सिंपल सा हमारे पास प्रैक्टिकल है। हम क्या कर रहे हैं जी, टेक अ बीकर एंड प्लेस इट ओवर अ स्टैंड, पुट स्मॉल पीसेस ऑफ आइस इन द बीकर एंड सस्पेंड अ थर्मामीटर इन द बीकर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द आइस। ये हमारे पास ग्राफ है जी, उसने डायग्राम तो नहीं दी है लेकिन हम नेक्स्ट वाले टॉपिक की डायग्राम में से देख लेते हैं इसको।
तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक बीकर है, यहाँ पर तो वाटर है, लेकिन वाटर की जगह पर सपोज करें इसमें आइस क्यूब्स पड़े हुए हैं। इसके अंदर हमने जो देखें एक थर्मोमीटर लगा दिया और इसके साथ स्टैंड है, स्टैंड के साथ हमने थर्मोमीटर को अटैच कर दिया। नीचे बर्नर है, फायर ऑन कर दिया हमने, गैस लैंप लगाया है, फायर ऑन कर दिया। और आइस का जो भी टेम्परेचर है वो थर्मोमीटर हमें बता देगा कि इसका टेम्परेचर कितना है आइस का। तो आइए वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पे, जो हम एक्टिविटी प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं जी। नो बर्नर अंडर द बीकर, नो प्लेस अ बर्नर अंडर द बीकर, यानी हम उस बीकर के नीचे एक बर्नर को रख देते हैं, फायर ऑन करेंगे। द आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, जी आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग आइस एंड वाटर विल नॉट इंक्रीज अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अंटिल ऑल द आइस मेल्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें क्या कह रहे हैं हमें, कह रहे हैं जी आइस, देखिए ना आइस का टेम्परेचर पहले हो गया, सपोज करें कि 30 सेंटीग्रेड था, माइनस सपोज किया कि -30 सेंटीग्रेड आइस का टेम्परेचर था, सपोज कर रहा हूँ। फिर जब हमने उसके नीचे फायर ऑन कर दिया, उसका टेम्परेचर हो जाएगा -9, बढ़ना शुरू हो जाएगा, -28 हो जाएगा, फिर बढ़ के -27 हो जाएगा, फिर बढ़ के -26 हो जाएगा, एंड सो चलते चलते सपोज -20 हुआ। लेकिन अभी आइस जो है वो आइस ही है, वो मेल्ट नहीं हो रही, क्योंकि आइस ने तब मेल्ट होना है जब उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 सेंटीग्रेड होगा। और हमने आइस की क्यूब्स हैं, कोई छोटा क्यूब है, कोई बड़ा क्यूब है, कोई छोटे साइज़ का, कोई बड़े साइज़ का है, जो आइस के क्यूब्स हैं हमने बीकर में डाले हुए हैं। तो देन क्या होगा, छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं वो हीट को अब्जॉर्व करके वो जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो देन क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, अब आइस मेल्ट होना शुरू हुई है, ये नहीं कह रहा कि आइस सारी मेल्ट होगी। यानी जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसी ग्राफ से हम सारी बातों को समझते हैं, क्योंकि हमने सारा ग्राफ को ही डिस्कस करना है यहाँ पर। तो देखिए हमने कहा जी आइस मेल्ट होना शुरू हो गई, कब, जब टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आइस किस में चेंज हो रही है, वाटर में। वाटर का टेम्परेचर रेज नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर आइस पड़ी हुई है। जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक उसका टेम्परेचर, जो लीक पानी भी बन रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी भी है, आइस भी है, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। कब तक इंक्रीज़ नहीं होगा, जब तक वो सारी की सारी आइस जो है वो पानी में तब्दील नहीं हो जाएगी, जब तक वो सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं हो जाएगा, उसका टेम्परेचर रेज नहीं होगा। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर टेम्परेचर रुक गया। देखें ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि हमने आइस को गर्म करना शुरू किया, ये लाइन स्ट्रेट है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे आइस की स्टेट चेंज हो रही। तो देखें टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचकर क्या हुआ, ये टाइम के लिए, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस टाइम के लिए है और ये टेम्परेचर के लिए, कि टाइम भी गुजरता जा रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, टाइम भी गुजरता जा रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम और टेम्परेचर में कौन सी लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन। मतलब कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, फायर हमने ऑन की हुई है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन 0 सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर हो गया, अब टेम्परेचर देखें, टाइम तो गुजर रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, टाइम पास करता जा रहा है, T1 से टाइम बढ़ते बढ़ते T2 हो गया, यानी टाइम काफ़ी गुजर गया, लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर रेज नहीं हुआ, लाइन ऊपर को नहीं उठ रही। तो जब ये लाइन ऊपर नहीं उठ रही, यहाँ पर B से C तक जो लाइन है ये ऊपर को नहीं उठ रही, इसका मतलब है कि टेम्परेचर रेज नहीं हो रहा। हमें कैसे पता चल रहा है, थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर के ऊपर में टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड पे आकर स्टॉप कर जाता है। इसका मतलब है कि अब उस लिक्विड का टेम्परेचर अभी इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो हम हीट उसको दे रहे हैं वो आइस को मेल्ट होने में यूज़ हो रही है। वो हीट वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो तो यूज़ होती जा रही है, हीट अब्जॉर्व तो हो ही नहीं रही है। किस काम में यूज़ हो रही है, आइस को मेल्ट करने में यूज़ हो रही है। इस वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। और जैसे ही सारी आइस मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा, फिर उस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। देखें स्ट्रेट लाइन फिर शुरू हो गई, यानी वाटर बन चुका है। अब देखें टाइम भी गुजर रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये लाइन स्टेट बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है कि टाइम भी गुजरता जा रहा है और पानी गर्म भी होता जा रहा है। तो फिर देखें इस डी पॉइंट पर पहुंचकर, सी डी का मतलब है कि टाइम भी पास कर रहा है और वाटर का टेम्परेचर भी रेज होता जा रहा है। डी पॉइंट पर पहुंचकर वाटर बॉयल करना शुरू कर देगा। अब वाटर के बॉयल करने का मतलब है कि अब वाटर जो है वो गैस में चेंज होना शुरू हो गया, वेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया।
जो जब 100 सेंटीग्रेड पर वाटर बॉईल करना शुरू करेगा तो क्या होगा, फिर टेम्परेचर स्टॉप हो जाएगा। कब तक स्टॉप रहेगा टेम्परेचर? अब टेम्परेचर रेस नहीं हो रहा। क्यों नहीं रेस हो रहा? क्योंकि अब जो हम उसको हीट दे रहे हैं, जो एनर्जी दे रहे हैं, वो किस काम में यूज़ हो रही है? उसकी स्टेट को चेंज करने में यूज़ हो रही है। कौन सी स्टेट चेंज हो रही है? अब लिक्विड जो वाटर है, लिक्विड जो है वो किस में चेंज हो रहा है? स्टीम में, वाटर स्टीम में चेंज हो रहा है। ठीक है। अब इसका टेम्परेचर तब तक रेज नहीं होगा जब तक सारे का सारा वाटर जो है वो जो सारी के सारी लिक्विड है वो गैस में चेंज नहीं हो जाता, जब तक सारे का सारा पानी बखारात में तब्दील नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ए बी लाइन किसको शो करी है कि टाइम पास कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बी सी लाइन किसको शो करी है कि लिक्विड तो पानी में जब तक चेंज नहीं हो जाएगी सारी की सारी आइस, तो तब तक उसका टेम्परेचर रेज नहीं होगा। और ये सी डी लाइन शो करी है कि पानी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। और डी ई लाइन शो करी है कि अब पानी किस में चेंज होना शुरू हो गया है? जी, लिक्विड सॉलिड गैस में चेंज होना शुरू हो गया है, पानी स्टीम में चेंज होना शुरू हो गया है। इस वजह से उसका टेम्परेचर रेज नहीं होगा। और इसके साथ में एक और शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक डेफिनेशन है छोटी सी, उसकी बात यहाँ पे करते चलें स्टूडेंट्स। बस आपने एक डेफिनेशन याद करनी है और एक फार्मूला है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब होता है मेल्ट करना, फ्यूज़ करना। तो इसमें आपने सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है और फार्मूला याद करना है बस। शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसमें सिर्फ डेफिनेशन और फार्मूला चाहिए आपको। क्या है डेफिनेशन? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। जी, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए, जैसे भी आपने देखा ना कि आइस था तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर में आइस जो है अब टेम्परेचर नहीं बढ़ा, लेकिन आइस मेल्ट होती जा रही है, मेल्ट होती जा रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर में टेम्परेचर नहीं बढ़ा, लेकिन आइस जो हम हीट देते जा रहे हैं वो किस काम में यूज़ होती जा रही है? आइस को लिक्विड में चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती जा रही है। तो यही बात हमारे पास लिखी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। कि कोई भी हमारे पास में 1 kg मास है, 1 किलो बर्फ़ को पानी में तब्दील करने के लिए जितनी भी हीट चाहिए वो उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाती है। और जब आपने देखा कि जब वो बर्फ़ जो है वो पानी में तब्दील हो रही होती है तब उसका टेम्परेचर रेज नहीं होता एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, यानी उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। वो चीज़ जब मेल्ट होना शुरू हो जाती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता जब तक वो सारी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। जब सारी चीज़ मेल्ट हो जाएगी उसके बाद उसका टेम्परेचर रेज होगा, उससे पहले टेम्परेचर रेज नहीं होगा। तो 1 kg मास को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी भी हीट चाहिए होती है दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इसका फार्मूला आपने इसी तरह से याद करना है, कोई डेरिवेशन नहीं है। डेल्टा क्यू एफ, डेल्टा क्यू है जो हम हीट दे रहे हैं किस काम के लिए? फ्यूज़ करने के लिए, फ्यूज़न के लिए। इज इक्वल टू मास, उस बॉडी का मास है 1 kg 2 kg जितना भी मास है, एच एफ ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी कांस्टेंट है, फिक्स है। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स थी ना वाटर के लिए 4200, इसी तरह से हर मटेरियल की जो एच एफ जो है वो फिक्स होती है। तो एच एफ बिल्कुल फिक्स वैल्यू है। तो जो फार्मूला हमारे पास बन गया डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू एम एच एफ। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास में एक और डेफिनेशन है, तो ये भी आपने सिर्फ डेफिनेशन ही याद करनी है, बाकी जो सारा का सारा नहीं हमारे सिलेबस में, वो आपने छोड़ देना है सारा का सारा। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये डेफिनेशन है वेपोराइजेशन की। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो इसमें क्या है, हम ये देखेंगे कि हमें कितनी हीट चाहिए किस काम के लिए। जी, द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंज यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस। यानी 1 किलो लिक्विड को मुकम्मल तौर पर गैस में चेंज करने के लिए, और जब वो बॉयल होगा तभी गैस में चेंज होगा। बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसे क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। देन 1 किलो मास को जो कि लिक्विड है उसको मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील करने के लिए हमें जितनी भी हीट देनी पड़ी है, और उस टाइम पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता क्योंकि वो सारी हीट किस काम में यूज़ हो रही है? स्टेट को चेंज करने में यूज़ हो रही है, लिक्विड को गैस में चेंज करने में यूज़ हो रही है। तो वो हीट कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। तो उसका फार्मूला आ जाएगा, वही फार्मूला है, बस एफ की यहाँ पर हमने वी लगा दिया, डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एम एच वी। डेल्टा क्यू का मतलब है जो हम जितनी भी हीट हमने इसको दी है, 1 किलो को, 2 किलो को, 5 किलो को, और एम क्या है? मास है, और एच वी क्या है? फिक्स कांस्टेंट है 1 किलो के लिए, कि 1 किलो को कितनी हीट देनी पड़ती है। एच वी जो है वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। तो स्टूडेंट्स जो भी कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ में आपको अगर चैनल के ऊपर में अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 0332
7094 0332 70 94 715। आप इस पर जो भी बात पूछना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज के ज़रिए से, जो भी आप इसमें कन्फ्यूज़न है, जो भी क्वेश्चन वगैरह आप करना चाहते हैं पूछ सकते हैं। थैंक यू।